नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे इंडिया और इजराइल के बीच फ्रेंडशिप के बारे में, जो कि पूरे 30 साल हो चुके हैं और उसी वजह से दोनों देश जो है ये एक नया लोगो जारी किया है ताकि इंडिया और इजराइल के बीच जो रिलेशनशिप का 30 साल हुआ है उसको सेलिब्रेट किया जा सके। लेकिन अभी देखा जाए तो इजराइल की जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बदतर जो है वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो चुकी है। आप इसी बात से समझ सकते हैं कि 2019 से लेकर के अब तक में 5वां जनरल इलेक्शन होने वाला है। 4 जनरल इलेक्शन हो चुका है और अभी 5th जनरल इलेक्शन होने वाला है। आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे कितनी ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो चुकी है। ये बेनेट हैं जो कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर थे, अभी इन्होंने रिजाइन किया है। इनका जो है शेड्यूल था इंडिया विजिट करने का, ताकि ये जो है 30 साल जो सेलिब्रेशन जो भारत और इजराइल के बीच जो 30 साल का रिलेशनशिप हो रखा है उसको सेलिब्रेट किया जा सके। लेकिन इनकी सरकारें गिर जाती है और इनका जो विजिट है वो कैंसिल हो जाता है। खैर, इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि भारत और इजराइल के बीच रिलेशनशिप क्या है, भारत और इजराइल की रिलेशनशिप की शुरुआत कहाँ से हुई है, उन तमाम चीज़ों के बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम इजराइल के लोकेशन को समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो वेस्ट एशिया है वहाँ के लोकेशन के ऊपर जो है काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं अलग अलग एग्जाम्स में। सबसे पहले आप देखिए, ये है एशिया का मैप और यहाँ पे ये वाला जो लोकेशन आपको दिखाई दे रहा है यहीं पे है इजराइल। ओके, जहाँ पर आपको सीरिया, लेबनान, इजराइल, जॉर्डन ये सारे कंट्रीज आपको एक साथ नजर आएंगे। तो उसी का जो है ये जूम किया हुआ मैप है, यहाँ पर आप आसानी समझ सकते हैं। ये है इजिप्ट, ये है जॉर्डन, ये है सीरिया, ऊपर में है लेबनान और ये जो आपको लंबा सा देश दिख रहा है ये है इजराइल, जिसका बॉर्डर जो है मेडिटेरेनियन सी से टच होता है। तो कई बार तो क्वेश्चन इसी तरह से बन जाते हैं कि 3-4 ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इनमें से, इन देशों में से किसका बॉर्डर जो है वो मेडिटेरेनियन सी से टच होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इजराइल का जो है बॉर्डर मेडिटेरेनियन सी से टच होता है। तो इस तरह से हमने लोकेशन को देख लिया। अब हम बढ़ते हैं आगे। भारत को आज़ादी मिलती है 1947 को, यानी 1947 को, और इजराइल को भी आज़ादी मिलती है 1947 को, बट ऑफिशियली जो है इसे 1948 को आज़ादी मिल जाती है। तो भारत के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू और जो इजराइल है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे डेविड बेन गुरियन। तो जिस वक्त इजराइल को आज़ादी मिलती है तो इजराइल एक नया देश बन जाता है और तो भारत उन पहले देशों में से एक होता है जो इजराइल को जो है ऑफिशियली एक देश का दर्जा दे देता है। लेकिन आप देख पाएंगे कि हालांकि 1950 में ही भारत जो है इजराइल को एक नया देश का दर्जा दे देता है, लेकिन फिर भी इंडिया जो है वो इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप नहीं बना पाता लंबे समय तक, काफ़ी डिकेड्स हो जाते हैं और तब तक जो है इंडिया और इजराइल के बीच कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप नहीं होता है। यानी अपना जो है कोई भी एम्बेसडर जो है या कॉन्सुलेट जो है वो एक दूसरे देशों में जो है नहीं भेजते हैं, नहीं खोलते हैं। तो उसके पीछे वजह ये है कि जिस वक्त इंडिया आज़ाद हुआ था तो उस वक्त इंडिया को जो है काफ़ी ज़्यादा क्रूड ऑयल या फिर कह सकते हैं जो फ्यूल है उसकी ज़रूरत थी, जैसे पेट्रोलियम वगैरह हो गया, और इसके लिए इंडिया को जो है वो जो अरब देश है उसके ऊपर निर्भर करना पड़ता था। अभी भी इंडिया जो है बहुत सारा पेट्रोलियम जो है इन्हीं अरब देशों से जो है मंगाते हैं। इंडिया में अभी भी देख सकते हैं कि जितना भी पेट्रोलियम की ज़रूरत होती है उसका 80% जो है वो अरब देशों से ही मंगाया जाता है। तो इस तरह से इंडिया जो है वो हमेशा चाहता था कि जो अरब देश है उसके बीच हमारा रिलेशनशिप ख़राब नहीं हो, और इजराइल और अरब के बीच जो है वो एकदम 36 का आंकड़ा था, जिसको बोलते हैं हम 36 का आंकड़ा था। ये दोनों जो है काफ़ी बहुत पुराने दुश्मन थे। तो अगर इंडिया इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बनाता तो इसका कहीं ना कहीं जो अरब देश है उसके साथ रिलेशनशिप इंडिया का ख़राब हो जाता। और यही वजह है कि उस वक्त के इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, वो अरब देशों को जो है काफ़ी ज़्यादा उनके साथ रिलेशनशिप ख़राब नहीं करना चाहते थे, और यही वजह है कि इजराइल के साथ जो है काफ़ी लंबे अरसे तक जो है डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप नहीं बनाए।
लेकिन इन सब के बावजूद भारत को जब भी जरूरत पड़ी इजराइल की, तो इजराइल जो है बिना किसी शक के, बिना किसी डाउट कोई भारत की जो है मदद करने के लिए हमेशा आगे आए हैं। ये आप इसी बात से बयां कर सकते हैं कि जब 1948 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है, तो उस वक्त जो है इजराइल ने ही इजराइल सबसे आगे आए और भारत की मदद की। इसके बाद 1962 में जब चाइना इंडिया के ऊपर आक्रमण करता है, तो इजराइल ही एक ऐसे देश थे जो आगे आए और इंडिया की मदद किया। उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने इनको चिट्ठी लिखी कि हमें जो है आपकी मदद की ज़रूरत है। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर थे गुरियन, ये चिट्ठी का जवाब चिट्ठी से नहीं दिया, बल्कि एक पूरा का पूरा जहाज़ जो है जिसमें काफ़ी ज़्यादा आर्म्स एंड एम्यूनिशंस भेज करके इंडिया की काफ़ी मदद की। इसके अलावा 1971 में जब लिबरेशन वॉर होता है, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान के बीच होता है, जो कि बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए होता है, तो इस वक्त भी इजराइल के द्वारा काफ़ी मदद की गई थी। काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया था इंडिया को, जिसकी वजह से इंडिया जो है पाकिस्तान से युद्ध जीत पाया था। क्योंकि अब देख लीजिए 1971 में जो युद्ध होती है भारत और पाकिस्तान के बीच, 1965 में भी जो युद्ध होती है भारत और पाकिस्तान के बीच, उन सभी में इंडिया के पास बहुत ही बढ़िया हथियार नहीं थे लड़ने के लिए। लेकिन जो यहाँ के जो सैनिक थे, इनके जो मनोबल थे, उसी मनोबल की वजह से जो है इंडिया उस युद्ध को जीत पाया था। हालांकि पाकिस्तान के पास एक से एक तोप थे, एक से एक हथियार थे, जो कि अमेरिका के द्वारा प्रोवाइड किया गया था, लेकिन फिर भी जो है हम जीतने में कामयाब हो गए, क्योंकि यहाँ के जो सेना थे उनके मनोबल जो है काफ़ी बेहतर स्तर पे थी। और साथ ही साथ इजराइल के द्वारा जो मदद किया गया था, इंटेलिजेंस रिपोर्ट प्रोवाइड करके, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके दुश्मन के सैनिकों के बारे में, उनके लोकेशन के बारे में, जिस वजह से जो हम आसानी से युद्ध जीत पाए थे। इसके अलावा आप देख लीजिए 1974 में जब इस्माइल बुद्धा करके एक मिशन को अंजाम दिया जाता है, यानी जब पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट किया जाता है, तो सारे देश जो है वो इंडिया के ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए शुरू कर देते हैं, लगाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इजराइल एक ऐसा देश था जो इंडिया के साथ आगे आकर के खड़ा हुआ। तो जहाँ जहाँ भी इंडिया को ज़रूरत पड़ी, वहाँ पे जो है इजराइल सामने आए और इंडिया की मदद किया। तो इस तरह से हमने थोड़ा सा ब्रीफ जो इंडिया और इजराइल के बीच जो रिलेशनशिप था उसकी थोड़ी सी ब्रीफ जानकारी लिया। अब हम आगे समझते हैं कि अभी क्या हालात हैं और किस तरह से इजराइल और इंडिया के बीच रिलेशनशिप अभी चल रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की। जैसे कि मैंने बताया कि दोनों देश जो है एक ही साथ आज़ाद होते हैं और इंडिया जो है ऑफिशियली 1950 में जो है इजराइल को रिकॉग्नाइज करता है, लेकिन फिर भी जो है एक डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप जो है वो बनाने में नाकामयाब रहते हैं। उसके पीछे बहुत सारी मजबूरियां थी, लेकिन 1992 आते आते इंडिया और इजराइल के बीच एक डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बन जाता है। और अभी बात करें दिसंबर 2020 की, तो टोटल जो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स हैं उसमें से 164 मेंबर्स ऐसे हैं जो इजराइल के साथ जो है अपना डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बना चुके हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इकोनॉमिकल और कमर्शियल रिलेशनशिप की, तो 1992 में इंडिया और इजराइल के बीच जो ट्रेड था वो $200 मिलियन का था, और वही 2020 में बढ़ करके जो है $4.14 बिलियन का हो चुका है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो इंडिया के फेवर में रहा है। अब जो टोटल इंडिया और इजराइल के बीच जो ट्रेड होता है उसमें से 50% जो ट्रेड होता है वो डायमंड का ही ट्रेड होता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं जो इंडिया है वो इजराइल के लिए उनका 3rd लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है एशिया में, और ग्लोबली बात करें तो 7th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। इसके अलावा जो इजरायली कंपनीज है वो भी काफ़ी सारा जो है वो एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, टेलीकॉम, रियल एस्टेट, वाटर टेक्नोलॉजीज और भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अलग अलग चीज़ों में जो है भारत में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है। इसके अलावा इंडिया और इजराइल के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर भी काम चल रहा है, जो कि बहुत जल्दी ही साइन हो जाएंगे। लेकिन अभी इजराइल में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है, जब तक पहले वो ठीक नहीं हो जाते तब तक तो इस पे बात करना थोड़ी सी मुश्किल है।
नेक्स्ट बात करें डिफेंस सेक्टर की, तो डिफेंस में भी जो है डिफेंस तो एक तो ऐसा सेक्टर है दोनों देशों के बीच कि यही एक विजिबल जो है दिखता है, मतलब ये कहने का मतलब ये है कि दिखता है, ये ट्रेड दिखता है कि लोगों को ये लगता है कि सिर्फ भारत और इजराइल के बीच डिफेंस के ऊपर ही ट्रेड होती है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। और भी इकोनॉमिकल ट्रेड है, एग्रीकल्चरल ट्रेड है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर भारत और इजराइल के बीच जो है ट्रेड होता है। इंडिया जो है इजराइल का लार्जेस्ट मिलिट्री इक्विपमेंट बायर है, और अगर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिया के लिए जो है इजराइल वो सेकेंड लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर है आफ्टर रसिया। तो सबसे ज़्यादा जो हम लोग जो डिफेंस जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो रसिया से परचेज करते हैं। दूसरे नंबर पे जो है इजराइल आते हैं, जहां से हम लोग सबसे ज़्यादा मिलिट्री इक्विपमेंट परचेज करते हैं। हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस के पास जो है काफ़ी ज़्यादा इजरायली वेपन सिस्टम्स हैं, जैसे कि फाल्कन, AWACS, हेरोन, सर्चर सेकेंड, हेरोप ड्रोन्स, बैरक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम, स्पाइडर क्विक रिएक्शन एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम। तो बहुत सारे ऐसे मिसाइल्स हैं जो कि इजराइल के द्वारा डेवलप्ड किया गया है और इंडिया के आर्म फोर्सेस में काम कर रहे हैं। इसके अलावा भी पाइथन से क्रिस्टल, मेज एंड स्पाइस 2000 बॉम्ब से सभी चीज़ें जो है इंडियन आर्म फोर्सेस के पास हैं, जो कि इजरायली कंपनीज के द्वारा डेवलप किया गया है। इसके अलावा भी एक 15th जॉइंट वर्किंग ग्रुप 2021 में जो है ये एक बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन के लिए जो है स्टार्ट किया गया है, जिसमें नए नए एरियाज़ की तलाश करेंगे कि हम किन किन एरियाज़ में जो है दोनों देश मिलकर के जो है एक साथ कोऑपरेशन कर सकते हैं। इसके बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर के कोऑपरेशन की, तो मई 2021 में एक 3 ईयर वर्क प्रोग्राम एग्रीमेंट स्टार्ट किया गया था, जो कि एग्रीकल्चर कोऑपरेशन के क्षेत्र में जो है डेवलपमेंट करने का काम करेगी। इस प्रोग्राम का एम ये है कि जितने भी सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस हैं उसको ग्रो करना, नए नए जो सेंटर्स हैं उसको एस्टेब्लिश करना, सेंटर ऑफ एक्सलेंस का जो वैल्यू चेन है उसको इंक्रीज करना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ये जो प्रोग्राम है वर्क प्रोग्राम एग्रीमेंट ये काम करने की कोशिश करेगी। देखिए 2014 में नरेंद्र मोदी जी जब भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं तो 17 में ये जो है इजराइल के विजिट करते हैं, और इजराइल के विजिट करते ही ये देश का पहला प्रधानमंत्री बन जाता है जो कि इजराइल में विजिट किए हैं। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विजिटेड इजराइल इन द हिस्ट्री। तो अब इसी से समझ सकते हैं कि जैसे मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो दोनों का रिलेशनशिप अभी जो है डोरमेंट फेज में था, लेकिन अब वो एक्टिव हो जाते हैं, और उसके बाद जाते ही जो है काफ़ी ज़्यादा बहुत सारे पिक्चर्स वगैरह ये लोग जो है खिंचाते हैं। तो दोनों देशों के बीच जो है रिलेशनशिप में एक चार चांद देखने को मिलता है। उसके बाद जो है वहाँ के उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे बेंजामिन नेतन्याहू जी, इनको इंडिया इनवाइट करते हैं, और अगले ही साल 18 में बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो इंडिया विजिट करते हैं। हेनरी किसिंगर थे, उनका ये कहना था कि इजराइल जो है उनका कोई भी फॉरेन पॉलिसी है ही नहीं, वो बस डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उनके पास। और जो बेनेट अभी जो प्राइम मिनिस्टर थे जो कि अभी अभी रिजाइन किए हैं क्योंकि उनकी सरकार गिर चुकी थी, उनका भी इसी तरह से मानना था कि जो इजराइल है वहाँ पे अंदर से थ्रेट है, यहाँ पे डोमेस्टिक थ्रेट है, और इसी वजह से हमें जो है अभी डोमेस्टिकली जो है काफ़ी ज़्यादा यूनाइट होने की ज़रूरत है, अपना यूनिटी शो करने की ज़रूरत है। उनका यहाँ तक ये भी कहना था कि मैं ऐसे लोगों के बीच रहना पसंद करता हूँ जो अलग अलग आइडियोलॉजी रखते हैं, लेकिन अभी ये अपोजिशन में है, और काफ़ी ज़्यादा प्रेशर जो है बेनेट के ऊपर डाल रखे थे, क्योंकि बेनेट ने जो है वो UAE के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर दिया। इनका ये कहना था कि भाई आप जो है UAE के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहे हो, आप समझते हो कि नहीं कि हमारा कितना इसमें इकोनॉमिकल लॉस होगा। लेकिन इसी वजह से जो है अपोजिशन जो है वो बेनेट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डाला। उसके अलावा अगर बात करें तो जो बेनेट हैं उनका ये कहना था कि जो 2 स्टेट जो थ्योरी है, यानी जो पैलेस्टीनियन की जो डिमांड है, तो वो कहीं ना कहीं उसके सपोर्ट में दिखाई दे रहे थे। उनका ये कहना था, इन लोगों का ये कहना था, जो अपोजिशन है उनका ये कहना था कि ये जो है एंटी नेशनलिस्ट की तरह काम करते हैं, इनको बिल्कुल भी ये चिंता नहीं है कि इजराइल किस तरफ जा रहे हैं, बस इनको 2 स्टेट पॉलिटिकल थ्योरी, UAE के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह सब पे ही ये काम करते हैं। तो इस वजह से जो जितने भी अपोजिशन पार्टी के लोग थे वो सब एक साथ आए और
फिर इजराइल में जो है बेनेट की सरकार गिर जाती है। तो अभी वहाँ पे इसी तरह से समझ सकते हैं कि पॉलिटिकल स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। फिलहाल हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि वहाँ पे जल्दी से जल्दी पॉलिटिकल जो है स्टेबिलिटी आए और फिर भारत और इजराइल के बीच रिलेशनशिप जो है और भी बेहतर बने। इसी नोट के साथ करते हैं इस वीडियो का अंत। मिलते अगले वीडियो में। नमस्कार।